जय हिंद साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। हम लोग मिलकर क्या कर रहे थे, तो पॉलिटी के उन हिस्सों को कवर कर रहे थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की पर संभावनाएं हैं। हम लोगों ने देखा पॉलिटी के हर उस एरिया तक हम लोग कवर किए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग देखेंगे अनुसूची। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। इसमें से 4-5 अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आते हैं और आने की संभावनाएं हैं आगे। तो आइए देर न करते हुए देखें क्या, तो आज की क्लास को आरंभ करते हैं। आज का विषय है अनुसूचियाँ। तो संविधान में, हमारे संविधान में अनुसूची का वर्णन है, ठीक है। एक प्रकार का सूची ही समझ लीजिए, जैसे कि कोई किताब रहता है, ठीक है, और उसका सूची दिया रहता है कि इस सूची में इसका वर्णन है, इस अनुसूची में इसका वर्णन है। तो उसी प्रकार से संविधान का भी कुछ अनुसूची है और इसके माध्यम से हम लोग संक्षेप में समझ जाते हैं कि पहली अनुसूची में किसका वर्णन है, दूसरा और तीसरा में किसका वर्णन है, 8वीं में और 12वीं में किस चीज़ का वर्णन है। तो ये अनुसूची संविधान के एक प्रकार से सार तत्वों को भी उजागर करती है, ठीक है। चलिए साथियों, बात की जाए अनुसूची की, तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, तो 8। वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, तो 12। पहली अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो पहली अनुसूची में कहा गया है इसमें भारतीयों, ठीक है, भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राज्य वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हैं 28। और यूटी की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की, तो 8 है। पहले कितना था, तो पहले संख्या 9 थी, अब घटकर क्या, तो 8 हो गई है। दमन और दीव को क्या कर दिया गया, दमन और दीव और इस क्षेत्र को, उसे दोनों को एक में कर दिया गया है। तो पहले 9 से घटकर अब क्या है, तो 8 है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और राज्य एवं संघ का परिभाषा किस में दिया गया है, तो प्रथम अनुसूची में हम लोग को देखने को मिलता है। भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, ठीक है। यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न आए हैं। अगले अनुसूची को देखते हैं, वहाँ से धड़ाधड़, ठीक है, एक के बाद एक गोलियों का बौछार हुआ है विभिन्न एग्जामों में। तो ये पहली अनुसूची की बात की जा रही है, इसमें 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ नोट कर लीजिएगा। संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को क्या किया गया, तो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया इस क्षेत्र को। और ये कितना, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बात की जाए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। 2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा लिया गया, ठीक है। हटाकर क्या कर दिया गया, तो अब कितने हैं, तो 28 हैं। जो दर्जा हटाकर क्या कर दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। और जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना, तो राज्यों के आंकड़ों में भी बदलाव हुआ और जो यूटी है उसमें भी बदलाव हुआ, ठीक है। इसका मतलब 28 से पहले कितने राज्य थे, 29, ठीक है। 29 से 28
वजह JNK को 2019 में क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, राज्य के दर्जा। और कब, तो 2019 में। बहुत ही विशेषकर पाकिस्तान के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि 370 भी हटाया गया था और हटाकर UT बना दिया गया। और UT इसलिए बनाया जाता है, उस पर सीधा सीधा केंद्र का नियंत्रण रहता है, राज्य का नहीं रहता है। इसीलिए मजबूरी भी बन गया था भारत सरकार के लिए, ठीक है, क्योंकि केंद्र जो UT होता है उस पर सीधा नियंत्रण किसका रहता है, तो केंद्र सरकार का रहता है। केंद्र सरकार अपने हाथों में उस प्रदेश को रखता है, क्योंकि राज्य बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुख्यमंत्री रहेगा, और मुख्यमंत्री रहेगा तो संवैधानिक शक्तियाँ उसके पास भी होगी, और अलगाववाद की स्थिति फिर से JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए UT बनाना मजबूरी हो गया था। 29 से 28 हो गया, और ये केंद्र शासित भी क्या हुआ, तो 9 से 8 हो गया, ठीक है। और इसका वर्णन पहली अनुसूची में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, डोंट माइंड। द्वितीय अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया है। क्या, तो भारत सरकार के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि ऐसे पदों का जो क्या है, तो इन पदों का पेंशन और भत्ते का जिक्र किया गया, यानी कि पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन किस अनुसूची में है, तो ठीक है, दूसरे अनुसूची में इसका वर्णन है। और यहाँ से प्रश्न बहुत कम आया है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे। पहली अनुसूची राज्य और संघ का वर्णन करता है, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन का वर्णन है, ठीक है। इसमें सभी संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति आ जाएंगे। समझ में आया? बात की जाए तृतीय अनुसूची या तीसरा अनुसूची, इसमें क्या है, तो तृतीय अनुसूची या तीसरा अनुसूची कह लीजिए, इसमें विभिन्न, ठीक है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों का, जैसे कि प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी कि इसमें भी जितने भी संवैधानिक पद पर बैठने वाले पदाधिकारी हैं उच्च स्तर पर, उन लोगों का शपथ ग्रहण से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी आ जाएंगे। जितने संवैधानिक पदों पर उच्च शीर्ष स्तर पर बैठने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके शपथ ग्रहण से संबंधित ये अनुसूची है, अनुसूची तीसरा, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी आ जाएंगे, ठीक है, जो संवैधानिक पदों पर उच्च शीर्ष पर बैठने वाले व्यक्ति हैं। तो इसमें तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली ओथ, शपथ का उल्लेख है, ठीक है, या वर्णन है। किसमें, तो अनुसूची में, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न
अभी तक बना नहीं है, बहुत कम बना है, आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन आप लोग को जानना ज़रूरी है कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे। तीसरी हो गया, प्रश्न आए हुए हैं, नहीं आए हैं, लेकिन इसमें से संभावनाएं बहुत कम रहती है। कभी कभार पूछ दे छोटे बड़े एग्ज़ामों में, छोटे, लेकिन बड़े एग्ज़ामों में आए हुए नहीं हैं। कहाँ से प्रश्न ज़्यादा, एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा अनुसूची कौन सा है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूची मस्ट इम्पोर्टेंट, VVI लिख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एग्जामिनर का जो प्रश्न को डिजाइन करता है, सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग अनुसूची है इसका, ठीक है। 12वीं अनुसूची में से पहला अनुसूची उसी का है, और यहीं से प्रश्न बार बार वो पूछता है, ठीक है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। यानी कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यों का, सीटों का, रिजर्वेशन का या प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। इसमें कौन से रहेंगे, तो लोकसभा वाला नहीं, तो राज्यसभा। राज्यसभा में कौन बैठते हैं, तो इसमें सांसद बैठते हैं, ठीक है। चुनाव कौन से पर्चा लेकर करते हैं, गुलाबी है हरा, हाँ गुलाबी मिलता है। और सबसे बूढ़ों का सदन, ठीक है, स्थायी सदन, बुजुर्गों का सदन, ठीक है, कहा जाता है। और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो सीटों का वितरण से संबंधित है ये चौथी अनुसूची। इसमें राज्यों का जो संघीय क्षेत्रों की जो राज्यसभा है उसमें प्रतिनिधित्व का विवरण करता है। प्रतिनिधित्व माने कितने सीटें होनी चाहिए, रिजर्वेशन से संबंधित है, ठीक है। ये अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चौथी अनुसूची मस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 5वीं अनुसूची, अब यहाँ से उसका जिज्ञासा, एग्जामिनर का जिज्ञासा बढ़ते ही जाएगा। 5वीं अनुसूची में देखिए, 5वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र माने क्या, तो शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों का क्षेत्र, उसके क्या, तो प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यानी कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और उसमें जितने भी अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र आएंगे उसके नियंत्रण, ठीक है, उसके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया कि इस क्षेत्र में ये रूल्स होंगे। तो इसमें कौन सा आता है, ठीक है, असम भी आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, मध्य प्रदेश में भी भरे पड़े हैं, जहाँ अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होंगे, और इसका वर्णन 5वीं अनुसूची में वर्णित है संविधान के। 6ठी अनुसूची आ रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल कहते हैं जिसे, 6ठी अनुसूची जिसे 6th शेड्यूल कहते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
और इसे याद करने का एक ट्रिक बताया था, ATM स्क्वायर। ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से ATM स्क्वायर को मुखस्त कर लीजिएगा कंठस्थ गले में। छठी अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? तो 4 मुखस्त नहीं करना है। ATM पैसा निकालते हैं ना, ATM स्क्वायर याद रख लीजिएगा और धड़ाधड़ साइड में लिख लीजिएगा। अच्छा, तो इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। ठीक है, ATM निकालते हैं ना, ATM में कार्ड ढुकाते हैं, पैसा जो निकलता है उसे स्क्वायर समझ लीजिए और इसे याद कर लीजिए। और ये चारों, कभी कभी ये होता है, ये 4 है ना, 7 सिस्टर हैं, आप लोग को पता है 7 सिस्टर है। तो कभी कभी ये होता है, कभी कभी मिजोरम के जगह मणिपुर होता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ खुद मैं जानते हुए भी गलत कर दिया था। ठीक है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तो मैं पढ़ा था, याद भी था, लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर इतना रहता है, माइंड ही काम नहीं करता है। हाँ, भूल गया मैं एक स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो उस समय हो गया मुझसे भी ये चीज़ें रहता है। मैं मिजोरम की जगह मणिपुर समझ बैठा। ठीक है, पुराना बात बोल रहा हूँ, एक स्टेट PCS के एग्ज़ाम में बैठा था तो मिजोरम की जगह मणिपुर मैंने उस समय मेरा दिमाग यही काम किया, लेकिन मुझे पता था इसका सही उत्तर ये होगा। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा ATM स्क्वायर, इसमें हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, MM वाला में ज़्यादा कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। तो इसे 7 सिस्टर में से चारों का नाम आप लोग याद रखेंगे और ये छठी अनुसूची के तहत आता है। इसमें इन लोगों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए। और उस समय की मांग थी, लेकिन अभी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि असम को जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के दर्जे से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि असम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अब नाम मात्र के रह गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए असम को छठी अनुसूची से बाहर कर देने चाहिए। ठीक है, ये अभी आवाज़ उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये संभव होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी जैसे कि का के समय में NRC जब लागू हुआ था, उस समय असम में बहुत ही दंगा फसाद हुए थे जब का अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके तहत 3 देशों के जो शरणार्थी हैं उसे भारत में लाकर बसाने का प्रावधान था, तो उसका अफवाह फैल गया और असम में कुछ दिनों के लिए नेट को बंद करना पड़ा। मैंने वहाँ पर उपद्रव मच गए थे। तो ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन 4 राज्यों को उस समय अनुसूची में, छठी अनुसूची में इसीलिए जगह दी गई क्योंकि आवश्यकता थी इन राज्यों को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए। तो इसे याद रखिएगा, ये एग्ज़ामों में आता है, पूछ देगा कि इसमें से छठी अनुसूची के राज्य कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो आप लोग को याद रहेगा चारों ऑप्शन में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तो हैं, और चौथा दे देगा दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य नहीं होगा। 2-3 प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं छठी अनुसूची में। ठीक है, चलें आगे। कन्फ्यूजन हो जाता है, इसे कन्फ्यूजन को नहीं क्रिएट करना है, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा ATM स्क्वायर। ए से तो असम होगा, T से नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही है, त्रिपुरा है, M से एक होगा असम का जो दक्षिण साइड वाला राज्य है, मेघालय, और उसके बगल वाला हो जाएगा कौन, तो मिजोरम। आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या है, तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र का कानून, जो केंद्र सरकार है इस पर कानून बनाती है। किस में, तो संघ सूची में। इस पर ओनली
केवल और केवल केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। केंद्र सरकार कानून भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है संघ सूची के अंतर्गत। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे? तो 97 सब्जेक्ट थे, विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? तो लगभग 100 विषय हैं। किस में? तो संघ सूची में, संघ सूची में। ठीक है, समझ में आया? अगला है राज्य सूची। दूसरा है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ये राज्य सूची है, और पहले वाला क्या था? तो संघ सूची। इस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है अपने राज्य को नियंत्रण करने के लिए, राज्य के सुचारू व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। लेकिन जो राज्य सूची है, अगर लगेगा केंद्र सरकार को कि राज्य सरकार को यहाँ पर कानून जो बनाई है इफ़ेक्ट नहीं है, तो केंद्र सरकार भी बना सकती है। और ये तभी होता है जब राज्य में कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है। ठीक है, तभी क्या करता है? तो केंद्र सरकार अपने मुट्ठी में ले लेता है। उदाहरण के रूप में जम्मू एंड कश्मीर को ही देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर का जो कानून बदला तो केंद्र के द्वारा ही बदला गया। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा अधिकार राज्य सूची के अंतर्गत किसके अंदर आएगा? तो राज्य, उस राज्य के सरकार के अंतर्गत आएगा। लेकिन केंद्र ने क्या किया? क्या लिखा गया है? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, तो उसे हटा दिया गया और नया कानून के तहत JNK को एक विकसित यूटी के रूप में उभारने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि POK के लोग खुद प्रेरित होकर भारत में शामिल हो जाए, बिना बम बारूद के लड़ाई झगड़ा किए ही POK हमारे में आकर मिल जाए। तीसरा में समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। समवर्ती सूची माने मिश्रण समवर्ती। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। अगर मानते हैं राज्य सरकार और ये केंद्र सरकार दोनों अगर कानून बनाते हैं, तो जो वैल्यू है केंद्र को दिया जाएगा। जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, और राज्य जो कानून बनाएगा वो निरस्त माना जाएगा। इस स्थिति में केंद्र की जो कानून है उसे पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बना सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में केंद्र का जो शक्ति रहेगा प्रभावी रहेगा। नहीं, कुछ चीज़ें होती है जो केंद्र के पास ही रहे तो अच्छा है। ऐसे तो दिया गया है, मान लीजिए राज्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है, लेकिन उस स्थिति में बनाया जाता है जब राज्य का हित लगेगा कि खतरे में है। अगर राज्य सरकार बना देता है तो मने कुछ गड़बड़ कर सकता है, ऐसे लोगों का जो विचारधारा को प्रेरित कर सकता है जो उस राज्य के लिए खतरा हो, तो उस स्थिति में केंद्र भी बनाएगा और केंद्र का जो अहमियत है सबसे ज़्यादा होगा। मानते हैं इस समय वेस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी मने अब क्या बोला जाए, इसे दूसरा देश बनाने का भी डिमांड किया जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के जेल से एक खूंखार आतंकवादी को रिहा करा दिया गया है। ज़बरदस्ती वहाँ के भीड़ ने उसे, जो अभी
सरकार है वहाँ के, जो यूनुस मोहम्मद यूनुस का जो सरकार है, वो सरकार झुक गई और ज़बरदस्ती भीड़ ने एक आतंकवादी को रिहा करा दिया। वो स्टेटमेंट आते ही दिया कि हम लोग पंजाबी खालिस्तानी का समर्थन करते हैं, भारत में एक राज्य बनना चाहिए जो पंजाब में है खालिस्तान के नाम से। ममता बनर्जी को बोलेंगे कि बंगाल को भारत से अलग कर दो। फिर क्या बोला है, तो नॉर्थ ईस्ट को प्रेरित करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट भी अपना आज़ादी का मांग करे, भारत से अलग हो जाए। और हम लोग चीन से कहेंगे कि जो चिकन नेक है उसे काट दे। तो ऐसा स्टेटमेंट दिया है। वो एक खूंखार आतंकवादी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो मान लेते हैं वेस्ट बंगाल का ही उदाहरण ले लेते हैं। ममता दीदी कोई अगर कानून बनाती है तो उस स्थिति में राज्य सरकार का कानून इफेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र सरकार वाला इफेक्टिव रह जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार चीज़ों को अपने पास ले सकती है। हालांकि चीज़ें हैं, कोई बोल नहीं सकता इसे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, संविधान के लागू होने के समय समर्थित सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में कितना है, तो 52 विषय हैं। 5 नए विषय इस प्रकार से, ठीक है। अ में वन, ठीक है, वन्य जीव, फिर नाप तोल इकाइयों के बारे में है, और न्यायिक प्रशासन का जिक्र है, और शिक्षा का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो केंद्र के पास क्या क्या है, तो उसके पास डिफेंस है। ये केंद्र के पास आता है, एग्ज़ामों में कभी कभी आता है। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो ठीक है, विदेशी मामले, इस पर केवल और केवल जो संघ रहेगा, केंद्र इस पर निर्णय लेगा। फिर सेना, उसके बाद रेल, डाक, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, इस पर केवल केंद्र का क्या रहता है, तो नियंत्रण रहता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं, ये भी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब अनुसूची है, और ये भी कई सालों से बार बार रिपीट हुआ है। इस बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में और अदर कॉम्पिटिटिव पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था यहाँ से प्रश्न। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 22 थी। मूल संविधान में 14, ठीक है, मूल संविधान में 14, और वर्तमान में 22। मूल संविधान में 14 और वर्तमान में कितनी, तो 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। अब देखते हैं 14 से 22 कैसे हुआ भाषाओं की संख्या, और इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सा भाषा था पहला, 14 था, 14 में एक भाषा इजाफा हुआ, कितना हुआ, 15। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सा था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कितने भाषाएं जुड़े गए, एक बार में 3 भाषाओं का विलय हुआ। फिर तीसरा में 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कितने, 4, ठीक है। अभी कितना हुआ है, हाँ, कुल मिलाकर
22 हो गया। तो ये इसी तरह से क्रम बढ़ा। पहले मूल संविधान में 14 था, फिर सिंधी, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2003 में बोडो, डोगरी और मैथिली संताली ये जोड़ा गया। 14 से 22 समझ में आया कैसे बड़ा भाषा, ठीक है। और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, इसे आप लोग याद रख लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। अब मस्त VBI है ये, ठीक है, याद कर लेंगे। यहाँ से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कौन सा संविधान संशोधन के तहत आया गया? 71वां 1992 में। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कौन सा संशोधन? 2003 में। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? हाँ बोलिए। हाँ 14 भाषाएँ थी, हाँ। उसमें हिंदी भी था, ठीक है, संस्कृत, अन्य भाषाएं थी। हम लोग का भाषा कितना है, राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं, सभी भाषाएं उसमें संलग्न थी। फिर उसमें असामीज़ भाषा भी था, ठीक है, बंगाली भाषा भी था, उर्दू भी था, ये सब भाषाएं थी। हाँ, जो कौन से संशोधन के तहत आया गया ये पूछता है। पहले सिंधी जुड़ा, फिर उसके बाद 3 भाषाएं एक साथ आएगी। 71वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा आएंगी। इसे 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है, कौन से संशोधन के तहत आया वो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो 14 भाषाएं थी उसमें हिंदी भी था, बंगाली भी था, असामीज़ भी था और उर्दू भी था, ये भाषाएं थी और अन्य भाषाएं थी, ठीक है। और ये संशोधन के तहत यानी कि आवश्यकता के अनुसार जोड़ा गया। इसमें से आप लोग को पता होगा ये जो बोडो है, ये बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? हाँ हाँ, बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? हाँ, कहाँ निवास, कहाँ पढ़ाए हैं? अरे 22वीं अनुसूची के तहत बात की जा रही है, तो 22वीं अनुसूची के तहत ये भाषा है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाला भाषा है ये। हाँ, भाषा बता रहे हैं सर। ये एक जनजाति है जो असम के मध्य भाग में निवास करती है, ठीक है। ये असम की सबसे पुराना जनजातियों में से एक है बोडो जनजाति। और बोडो जनजाति को 22वीं अनुसूची में यानी कि 22 भाषा में 8वीं अनुसूची के तहत इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हमारा जो अस्तित्व है, पहचान है, हमारा लिपि है, जो भाषा है, उसका बढ़ावा वर्तमान की सरकार ने नहीं दी, उस पर तवज्जो नहीं दी और ना ही पूर्व की सरकारों ने दी। उन लोगों ने हथियार उठा लिया और उस समय बहुत प्रेशर बन गया कि इन लोगों के जो हित होंगे, भाषा होंगे और जिनका भाषा 8वीं अनुसूची के तहत शामिल होता है उसका क्या होता है, तो कई क्षेत्रों में लाभ होता है, उसका भाषा लिपि का विकास होता है, अन्य चीज़ों का विकास होता है। तो वहाँ पर संघर्ष का स्थिति पैदा हो गया था बोडोलैंड में, लोगों को दिन दहाड़े मार दिए जाते थे, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी जनजाति है, इसका भी जनसंख्या अच्छे खासा है असम में और असम की एक सबसे प्राचीन जनजाति है। और इन लोगों का भाषा क्या है, तो बोडो है और लिपि भी क्या है, तो देवनागरी लिपि है, हिंदी जैसा ही लिखते हैं। इन लोग का लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, जो देवनागरी लिपि, ठीक है, जो हिंदी की लिपि है।
हिंदी जैसे ही लिखते हैं, वो भी क ख ही पढ़ते हैं, ठीक है। उन लोग का लिपि है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन उन लोग का भाषा अलग रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भोजपुरी भाषा की भी मांग की जा रही है 8वीं अनुसूची के तहत। अगर मैथिली संताली के दे सकते हो तो भोजपुरी को क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। अगर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को दे सकते हो तो भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत स्थान क्यों नहीं दे सकते। तो इसीलिए भोजपुरी भाषा को भी 8वीं अनुसूची के तहत शामिल करने का प्रावधान किया जा रहा है और संघर्ष तो हो ही रहा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और पार्लियामेंट में, संसद में बैठने वाले अधिकांश सांसद भोजपुरी ही, मदर टंग उन लोग का भोजपुरी ही रहता है। तो भोजपुरी भी भविष्य में भोजपुरी भी 23वां भाषा बनकर आए 8वीं अनुसूची में, इसका प्रबल संभावनाएं हैं। हिंदी की तरह ये भी प्रगतिशील आधुनिक भाषा है। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्द कर रहा है, ठीक है, बोलते हैं पीड़ा हो रहा है, लेकिन भोजपुरी में उसका कई अर्थ रहता है। जैसे कि दुखाता, ठीक है, पिराता, बत्थाता, ठीक है, कई भाषा रहता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन, दर्द कर रहा है, तो भोजपुरी में इसका कई अर्थ रहता है, एक बात का कई अर्थ रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं आई कम इन कहते हैं तो मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, तो भोजपुरी में आई का, ढुकी का सर, ठीक है, कई प्रकार के भाषाएं रहता है, इसमें कई लहजों में बात कर सकते हैं। तो ये प्रकार से जानी कि अगर कई भाषाओं का, कई शब्दों का अगर इजाफा है तो वो भाषा हमेशा आधुनिक भाषा मानी जाती है। तो सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14, ठीक है। 14 कैसे हुआ, तो 15-16 करते करते 22 तक पहुंचा। पहले कौन सा आया, सिंधी भाषा, फिर सिंधी के बाद कौन आएगा, हाँ, उसके बाद बोडो, वैसे करते करते 22 भाषाएं। धीरे धीरे भविष्य में ये भाषाएं हमारी और कई भाषाओं का जोड़ दिखाई देगा। 22 से 24 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो आप लोग 22 के जगह कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है, आप लोग भी तो बनेंगे, तो 22 के जगह कुछ और पढ़ाएंगे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवीं अनुसूची में, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस विषय, ठीक है, ये जो विषय है अनुसूची 284 अधिनियम के तहत संरक्षित है। तो जो संपत्ति का अधिकार है, आप लोग को पता होगा, मूल अधिकार में कुल कितने अधिकार थे, तो 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क्लोज ए में कर दिया गया भाग 12 के तहत। तो ये उसी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। कौन, 9वीं अनुसूची। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रश्न नहीं आया है, आप लोग याद रखेंगे बस, ठीक है। ये अनुसूची किससे संबंधित है, तो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये पूरी तरह से कानूनी अधिकार है। अगर जो कानूनी अधिकार है तो उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, और मौलिक अधिकार रहेगा तो उसे ही चुनौती दिया जा सकता है। नोट कर लेंगे। तो अब तक यहाँ मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित
कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान के पीठ एक बेंच बैठता है, एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो क्या है, तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा भी कर सकता है। ठीक है, समीक्षा कौन कौन करता है, तो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, एक पीठ ने बैठा था, भले चुनौती तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो क्या करेगा, समीक्षा करेगा। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ये इम्पोर्टेंट है। दल बदल का जिक्र कौन से अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में, आप लोग याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल ये सांसदों के लिए होता है जो लोकसभा में पलटी मार जाते हैं, उन लोगों के लिए दल बदल कानून लाए गए। और ये दल बदल के तहत क्या किया जाएगा, अगर कोई पलटी मारता है तो उसका सांसदी भी जा सकती है, यानी कि 6 महीना के भीतर अगर पलटी मार दे तो बच जाएगा, लेकिन 6 महीना के बाद में अगर पलटी मारता है घुमरिया पलटी तो उसका सांसदी चल जाएगा, वो सांसदी खत्म हो जाएगी। ये दल बदल से संबंधित है। कौन सा अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। 11वीं अनुसूची, ये इम्पोर्टेंट है, कौन, तो 73वां संविधान संशोधन है। तो 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो ये अनुसूची संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो जो 11वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो इस अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, उसी समय होता है 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, यानी कि नगर पालिका मान लीजिए इसे, नगर पालिका यानी कि शहर कार्यपालिका से संबंधित है, जो नगर कार्यपालिका होते हैं ये उससे संबंधित है। तो हम लोगों ने देखा पहली अनुसूची में राज्यों का जिक्र है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथी में किसका था, तो राज्यसभा में आवंटन, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है उसमें शासन संबंधित प्रावधान, और उसके बाद 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 3 सूचियां दी गई है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं में भाषा है, 9वीं में संपत्ति संग्रहण से संबंधित है, 10वां में क्या है, तो दल बदल है, 11वां में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, 12वां संविधान संशोधन में इसमें क्या है, तो नगर पालिका से संबंधित है। तो साथियों, अनुसूची से संबंधित ये रहा आज का क्लास। आप लोग नोट कर लें और पीडीएफ चाहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। यहाँ से प्रश्न बने हैं, और जो 8वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, यहाँ से प्रश्न बार बार दागे गए हैं, और 7 बीपीएससी हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं और आने की अपार संभावना है भविष्य में। साथियों, आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।